गुड आफ्टरनून बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम ये देख रहे थे कि हम नेचुरल सिलेक्शन के बारे में समझा हमने कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, कैसे होता है। फिर उसके कुछ एग्जांपल्स देखे जिसमें आपने इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म, दो मौत के बारे में, ब्लैक एंड व्हाइट मौत के बारे में समझा, फिर सिकल सेल और मलेरिया के बारे में एग्जांपल समझा। तो अब नेचुरल सिलेक्शन को और आगे कंटिन्यू करते हैं और एक टॉपिक हमको दिया हुआ है कि हाउ डज नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स, है ना। नेचुरल सिलेक्शन कितने तरीके से काम कर सकता है। 3 तरीके से नेचुरल सिलेक्शन काम कर सकता है। ये आपको एनसीईआरटी में ग्राफ में दिया हुआ है, इसको देखना। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, फॉर एग्जांपल आपको ये ग्राफ दिया हुआ है फर्स्ट में। यहाँ पे इस ग्राफ में आपको एक्स एक्सिस में ले लिया है बॉडी साइज, है ना, बॉडी का साइज कि छोटा है, बड़ा है कि मीडियम साइज, राइट। तो स्मॉल बॉडी साइज, ये बीच में मीडियम और इधर लार्ज बॉडी साइज, और इधर ले लिया वाई एक्सिस में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कि कितने लोग हैं, कितने पॉपुलेशन में कितने लोग हैं जो छोटे हैं, बड़े हैं, उनका नंबर ले लिया है वाई एक्सिस में, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस में ले लिए। अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि मीडियम साइज की जो इंडिविजुअल है वो नेचर उसको क्या करता है, फेवर करता है, बोलता है कि ये इनको एडवांटेज है, एडेप्टेशन इनका अच्छा होना चाहिए, तो नेचर इनको क्या करता है, फेवर करता है मीडियम साइज वाले को। छोटे वाले को कम फेवर करता है, बड़े वाले को भी कम, लेकिन मीडियम साइज का बॉडी साइज को क्या करता है, फेवर करता है। सही बात है। तो ये आपको दिया हुआ है पहले से, ठीक है। अब इसमें किस टाइप का सिलेक्शन हो सकता है। नेचर अगर मान लो सपोज ये छोटे वाले, देखो ये इतने सब छोटे छोटे वाले, ये मान लो ये स्मॉल साइज, और ये बीच में ये आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक जितना, ये मीडियम साइज वाले हैं, और इसके ऊपर आप जा रहे हो तो ये लार्ज साइज वाले। सही बात है। अगर सपोज ये स्मॉल साइज का पॉपुलेशन और कम हो गया, लार्ज का पॉपुलेशन और कम हो गया, और मीडियम का पॉपुलेशन और बढ़ गया, ये ग्राफ को देखो आप, स्मॉल वाले नंबर देखो एकदम कम हो गया, पहले ये थोड़ा उठा हुआ था, है ना, ये इसका नंबर और कम हो गया, और मीडियम साइज वाला का पीक जो इसका हाइट है, ये पीक बहुत बढ़ गया, ऊपर उठ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि मीडियम साइज वाले का नंबर ज्यादा ही बढ़ गया, है ना। मीडियम साइज वाले को नेचर फेवर करता था, तो मीडियम साइज वाले इंडिविजुअल का नंबर भी क्या हो गया, बढ़ गया। स्मॉल वाले का कम हो गया, लार्ज वाले का और कम हो गया। इस टाइप के सिलेक्शन को, क्योंकि नेचर भी क्या कर रहा था बेटा, मीडियम साइज ऑफ इंडिविजुअल को फेवर कर रहा था, सही है। तो यही अगर बढ़ जाए और छोटे और बड़े कम हो जाए, तो इस टाइप के सिलेक्शन को आप बोलते हो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इस टाइप के सिलेक्शन को आप क्या बोलते हो, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबल हो गया, नेचर मीडियम को कर रहा था फेवर, और मीडियम वाले फेवर हुए और उनका नंबर बढ़ गया, मतलब स्टेबल हो गया पॉपुलेशन। सही है, डन। दूसरा टाइप क्या हो सकता है कि स्मॉल वाले का नंबर कम हो गया, मीडियम वाले भी थोड़ा मीडियम है, और लार्ज वाले की तरफ पॉपुलेशन सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है। ये देखो, ये स्मॉल वाले का नंबर कम हो गया, मीडियम वाले का नंबर देखो, मीडियम कहाँ आना चाहिए, यहाँ मीडियम आना चाहिए सेंटर में। ये देखो, ये सेंटर ग्राफ में अगर आप सेंटर देखो तो ये मीडियम साइज वाले हैं, ठीक है। अगर ग्राफ यहाँ से कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाए इस साइड इधर की ओर, देखो ये ग्राफ किधर हो गया, थोड़ा सा ये जो पीक है, ये हाइट है, ये वाई एक्सिस इधर का, एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। सही बात है। इस ग्राफ में अगर आप देखें, स्मॉल साइज का नंबर कम हो गया, मीडियम वाले का नंबर भी कम हो गया, मीडियम वाले थोड़े हैं और थोड़े क्या हैं, आधे क्या हैं, लार्ज वाले। तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, एक तरफ सिलेक्शन का जो डायरेक्शन है वो किसी एक तरफ झुक रहा है, एक तरफ जा रहा है। किस तरफ जा रहा है, लार्ज साइज बॉडी साइज को नेचर क्या कर रहा है, धीरे धीरे सेलेक्ट करना चालू कर रहा है, और पॉपुलेशन का जो सिलेक्शन है वो लार्ज पॉपुलेशन की तरफ शिफ्ट कर रहा है। इस टाइप के सिलेक्शन अगर किसी डायरेक्शन में जा रहा है, या तो बड़ा वाले साइज की बॉडी बड़ा साइज वाले को सेलेक्ट कर रहा है, या फिर छोटे वाले को सेलेक्ट करना चालू कर रहा है किसी एक डायरेक्शन में, या तो इधर या तो उधर। इस टाइप के सिलेक्शन को आप बोलोगे डायरेक्शनल सिलेक्शन। इस टाइप के सिलेक्शन को आप क्या बोलोगे, डायरेक्शनल सिलेक्शन बोलोगे। क्लियर है बात, ठीक है, गुड। अब तीसरा नंबर देखो क्या हुआ कि होना चाहिए मीडियम साइज का बॉडी फेवर, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो ये सेंटर है, तो ये क्या होगा, मीडियम, सही है। और इधर क्या है, ये स्मॉल वाले, और ये वाले पॉपुलेशन कौन से हैं, लार्ज वाले। ये स्मॉल वाले हैं, ये मीडियम वाले हैं, और ये लार्ज वाले हैं। अच्छा से दिख रहा होगा आपको अभी, है ना।
तो यहाँ पे मीडियम वाले को नेचर फेवर करता था, यहाँ पे उल्टा हो गया, मीडियम वाले का नंबर सबसे कम हो गया। ये देखो ये नंबर अगर आप यहाँ देखो, इधर अपन क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल वाई एक्सिस में, है ना। तो इसका नंबर देखो कम हो गया, स्मॉल वाले पॉपुलेशन का नंबर बढ़ गया और लार्ज वाले पॉपुलेशन का नंबर भी बढ़ गया, उल्टा हो गया, मीडियम वाले का नंबर घट गया, स्मॉल और लार्ज दोनों का बढ़ गया। इस टाइप के सिलेक्शन को डिसरप्टिव सिलेक्शन बोलते हैं। इस टाइप के सिलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिसरप्टिव सिलेक्शन बोलते हैं। ये डिसरप्ट हो गया, डिसरप्ट मतलब गड़बड़ हो गया, होना क्या है, सिलेक्शन इनका होना चाहिए था, ना तो ये रहे उल्टा, आधे छोटे आगे आधे बड़े आगे, है ना, मिक्सअप हो गया पॉपुलेशन। तो इस टाइप के सिलेक्शन को आप क्या बोलते हो, डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन मतलब डिसरप्ट हो गया, गड़बड़ा गया, इस टाइप के सिलेक्शन होने का, है ना। तो कभी कभार नेचर डिसरप्टिव सिलेक्शन भी कर देता है, कभी नेचर डायरेक्शनल सिलेक्शन करता है कि किसी एक डायरेक्शन की ओर वो शिफ्ट हो रहा है, छोटे से बड़े वाले पॉपुलेशन को धीरे धीरे सेलेक्ट करना ज्यादा चालू कर रहे हैं, ठीक है। और कभी कभार ज्यादातर क्या होता है कि अगर मीडियम साइज अगर फेवर्ड है, मीडियम साइज नेचर में एडवांटेज पाते हैं, तो उन्हीं का नंबर बढ़ जाएगा, छोटे और बड़े का घट जाएगा। इस टाइप को बोलेंगे स्टेबिलाइजिंग, क्योंकि स्टेबल हो गया, है ना, मीडियम साइज को फेवर करना था और उन्हीं को फेवर किया, उन्हीं का नंबर बढ़ा दिए, तो स्टेबिलाइजिंग, ठीक है। तो तीन टाइप का सिलेक्शन आपको याद रखना है, स्टेबिलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, एक मिनट देना। चलो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल में क्वेश्चन बताता हूँ, समझाता हूँ। मान लो आपको एक डाटा दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि न्यू बॉर्न बेबी का जो वेट है ना, वेट जो है वो कितना है, 2 से लेके 5.5 केजी तक का वेट दिया हुआ है आपको, इतना वेट का रेंज, है ना। न्यू बॉर्न बेबी का वेट मेजर करके अपन कितना किलो का है देखे, तो न्यू बॉर्न बेबी का रेंज देखे अपन 2 से लेके 5.5 केजी तक का रेंज आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको और डाटा दे रहा है, आपको बोल रहा है कि बेबी जिनका वेट 2 से लेके 2.5 केजी था, है ना, उसमें वो बच्चे 98% क्या हो गए, उनका डेथ हो गया। जिनका 2 से 2.5 केजी, जो बच्चे 2 से 2.5 केजी के थे जन्म के समय में, उनका क्या हो गया, डेथ हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको और ये बता रहा है कि 4.5 से लेके 5.5 केजी जिसका था, उनका भी 99% क्या हो गया, डेथ हो गया, है ना। और तीसरा ये बता रहा है आपको कि 3 to 4 केजी का जिनका वेट था, वो क्या है, वो सरवाइव किए, वो 99% क्या किए, सरवाइव किए हैं। ये डाटा आपको दिया, फिर से आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, देखो आपको बोल रहा है कि न्यू बॉर्न बेबी का उन्होंने हर जितने भी बच्चे जन्म लिए सबका वेट मेजर किया, ठीक है। मेजर करके देखे कि कोई मिनिमम 2 केजी का बच्चा था और मैक्सिमम 5.5 केजी का बच्चा था, ठीक है। तो रेंज कितना हो गया, 2 से 5.5 केजी, 5.5 केजी का रेंज है वेट का न्यू बॉर्न बेबी का। उसमें से हमने ये चेक किया, हम ये पाए कि 2 to 2.5 केजी के जो बच्चे थे वो 98% उनका डेथ हो जाता है, वो आगे नहीं जी पाते, सही। और दूसरा ये बताया कि 4.5 से 5.5, है ना, जिसका वेट 4.5 से 5.5 के आसपास था, वो भी 99% क्या होता है, डेथ हो जाता है। और जो बीच के हैं 3.5 से लेके या फिर 3 से लेके 4 केजी, 4.5 केजी, ये जो रेंज है बीच का, वो जो बच्चे हैं वो 99% क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो आपको क्वेश्चन ये पूछेगा ऐसा डाटा देके, विच काइंड ऑफ सिलेक्शन इज दिस, ये कौन सा टाइप का सिलेक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें ये दिख रहा है कि छोटे जिसका वेट कम था वो मर जाते हैं, जिसका वेट ज्यादा था वो मर जाते हैं, जिसका वेट बराबर था वही जीते हैं। इस टाइप का सिलेक्शन किसमें हुआ था, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन हुआ था, जिसमें बीच वाले की नंबर क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, बड़े वाले नहीं आए थे, छोटे वाले नहीं आए थे। सही है बात, क्लियर है, ठीक है। ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछेगा, सही है, ओके। अब इसको उल्टा भी बना सकता है, देखो आपको बोल दिया कि 2 to 2.5 केजी 98%
जिंदा है। ये वाले 4.5 to 5 के ये भी क्या है, जिंदा है। और 99% जो बीच वाले हैं वो क्या हो गए, मर गए। ये किस टाइप का, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, छोटे वाले जिंदा है, बड़े वाले वेट वाले जिंदा है, और बीच वाले क्या हो रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो ये किस टाइप का सिलेक्शन है पूछता है अगर आपको, तो आप बोलोगे डिसरप्टिव सिलेक्शन है। किस टाइप का सिलेक्शन है, डिसरप्टिव सिलेक्शन है। तो आपको देखना है क्वेश्चन आपको पूछ क्या रहा है, और उसी हिसाब से आपको ये 3 टाइप ऑफ सिलेक्शन में से कोई एक ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, चलो इसको देखो, फिर आगे बढ़ रहे हैं अपन, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा था, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ग्राफ जो बनाते हैं ऐसे जो ये बनता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं पीक, है ना। क्या बोलते हैं इसको, पीक। तो पीक यहाँ पे क्या हो रहा है, पीक यहाँ पे पीक का जो हाइट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और नैरो हो जा रहा है। नैरो होने से पतला हो जा रहा है। ये जो पीक है ये क्या हो गया, पतला हो गया। जबकि पहले कैसा था, पीक थोड़ा चौड़ा था, ये देखो ये थोड़ा चौड़ा था। अभी ये पीक ऐसे दब के क्या हो गया, नैरो हो गया, और हाइट क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ अपन क्या देखें, यहाँ अपन ये देखें कि पीक एक साइड में, एक डायरेक्शन में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कि पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, शिफ्ट इन वन डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन हमको एग्जांपल में सिर्फ इधर बना के दिया है, हो सकता है कि इधर भी शिफ्ट हो जाए, तो किधर भी एक डायरेक्शन में होना चाहिए, सही। ओके, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो पीक आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, दो पीक आ रहा है, एक लार्ज वाले का, एक स्मॉल वाले का, और नीचे वाला मीडियम वाला क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये तीनों डिटेल आपको याद रखना चाहिए। चलो आगे बढ़ रहे हैं। पहले एक टर्म समझते हैं, व्हाट इज जीन पूल, है ना। जीन पूल क्या है, जीन पूल, पूल मतलब क्या होता है बेटा, पूल मतलब कलेक्शन, है ना। तो किसी भी जीन या अलील का उस पॉपुलेशन में टोटल नंबर क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। तो डिफाइन करके मैं लिख रहा हूं, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स, या फिर आप बोल सकते हो अलील्स इन ए गिवन पॉपुलेशन, इन ए गिवन पॉपुलेशन, इन ए गिवन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ जीन या फिर अलील्स, उसी को आप क्या बोलते हो, जीन पूल बोलते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं समझाऊं, ये अगर एक जियोग्राफिकल एरिया है ना, ये क्या है, जियोग्राफिकल एरिया है, और यहाँ पे अगर हम बटरफ्लाई का एग्जांपल ले लें, बटरफ्लाई का एग्जांपल ले लें, तो बटरफ्लाई में हम बोलते हैं कि रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू कलर का, 4 कलर का बटरफ्लाई है ना। 4 कलर का क्या है, बटरफ्लाई है। तो रेड कलर वाला रेड क्यों दिखता है, कोई एक ऐसा जीन होगा जो उसको रेड कलर दे रहा है, सही है। कोई एक ऐसा जीन होगा कि जिसको ग्रीन कलर बना रहा है, किसी को ब्लू बना रहा है, किसी को, तो जीन का नंबर क्या है, पूरे पॉपुलेशन में अलग अलग। सपोज ये टोटल मिला के कितने हैं, 100, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू मिला के टोटल कितने हैं, 100 हैं। तो रेड का मान लेते हैं अपन, रेड मान लेते हैं 20 है ना। ग्रीन मान लेते हैं 20 है, 20 कितना हो गया, 40, और येलो मान लेते हैं 40 है ना, और ब्लू कितना है, 20 है ना। तो 20 20 40 40 80 और ये 100, टोटल 100 हो गया। तो अगर रेड है तो टोटल कितना है,
पूरा पॉपुलेशन में रेड का कितना है 0.2 है ना, मतलब रेड का जो पूरे 100 में से रेड कलर वाले कितने हैं 20 हैं, तो 20 में से अगर पूरे पॉपुलेशन में मैं पूछूं टोटल 100 में से 20 कितना हुआ 0.2 होता है, मतलब रेड कलर कंट्रोल करने वाला जो जीन है उसका नंबर कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है 0.2 है फ्रीक्वेंसी उसका। वैसे ही ग्रीन वाले का भी कितना है मान लो 0.2, ये कितना है 0.4 और ये कितना है 0.2, ये फ्रीक्वेंसी जीन फ्रीक्वेंसी। इस टोटल को जोड़ के मैं क्या बताऊंगा जीन पूल, टोटल नंबर ऑफ जीन 0.2 0.2 0.4 0.4 टोटल नंबर ऑफ जीन अलील्स इन ए गिवन पॉपुलेशन। एक बटरफ्लाई के पॉपुलेशन में आपको एग्जांपल समझाए कि जीन पूल का मतलब क्या है ना। तो जैसे रेड ग्रीन येलो ब्लू है तो सबका कलर जो अलग अलग कलर है वो किसके कारण है, अलग अलग जीन के कारण है। तो उस जीन को आप क्या करोगे काउंट करोगे और पूरे पॉपुलेशन में आप बताओगे कि इस 100 नंबर के पॉपुलेशन में रेड जीन, रेड कलर को कंट्रोल करने वाला जो रेड जीन है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 0.2 है मात्र, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 0.2। जैसे येलो का पूछोगे तो बताओगे 0.4 है ना, ये फ्रीक्वेंसी है। और इसको पूरा जोड़ के अपन क्या बोलते हैं 1, जिसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ जीन अलील इन ए गिवन पॉपुलेशन। ठीक है, अब यहां से हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या चीज है ये समझें। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट कल हम बताए थे आपको कि वेरिएशन जो आता है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट ये सब कारणों से आता है ना, हाइब्रिडाइजेशन ये सब कारणों से क्या आता है म्यूटेशन आता है। तो वहां पे हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट टर्म सुना था। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब क्या है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब होता है सडन चेंज इन जीन और अलील फ्रीक्वेंसी, जीन या फिर अलील का फ्रीक्वेंसी है ना, सडन चेंज इन जीन और अलील फ्रीक्वेंसी इन ए गिवन पॉपुलेशन। किसी भी गिवन पॉपुलेशन में क्या हो गया सडन चेंज हो गया है ना, सडन चेंज हो गया किसमें जीन और अलील के फ्रीक्वेंसी में क्या हो गया सडन चेंज। अगर अचानक से बदलाव आता है बाय चांस इवेंट है ना, कैसे हुआ बाय चांस, गलती से अगर हो जाता है ऐसा बाय चांस इवेंट, अगर जीन और अलील का फ्रीक्वेंसी बदल जाता है ना, चेंज हो जाता है, उसको आप क्या बोलते हो जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हो। और जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको हमेशा याद रखना है कि इट ऑपरेट्स इन स्मॉल पॉपुलेशन। ये कब होगा जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज कब होगा, ये हमेशा छोटे पॉपुलेशन में होता है। तो इसको आप लिखोगे इट ऑपरेट्स इन स्मॉल पॉपुलेशन, इट ऑपरेट्स इन स्मॉल पॉपुलेशन। आपको समझाते हैं कि कैसे जीन अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, यही बटरफ्लाई के एग्जांपल पकड़ेंगे और समझेंगे अपन। ठीक है, अब इट ऑपरेट्स इन स्मॉल पॉपुलेशन, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि सडन चेंज है जीन और अलील के फ्रीक्वेंसी में है ना, एंड इट इज अ बाय चांस इवेंट एंड इट ऑपरेट्स इन स्मॉल पॉपुलेशन। और इसी को आप क्या बोलते हो जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हो। और जेनेटिक ड्रिफ्ट हमको 2 तरीके से यहाँ पढ़ना है। जेनेटिक ड्रिफ्ट हमको 2 चीज पढ़ना है यहाँ पे, एक आपको पढ़ना है फाउंडर इफेक्ट, एक हमको क्या पढ़ना है फाउंडर इफेक्ट, और एक को क्या पढ़ना है हमको बोटलनेक इफेक्ट। ठीक है, इसको समझने का कोशिश करते हैं। चलिए पहला एग्जांपल ले रहे हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट में, जेनेटिक ड्रिफ्ट में हम ले रहे हैं फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, आप मान लो यहाँ बेटा एक पॉपुलेशन है, एक जियोग्राफिकल एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया ना, एरिया ए, और यहाँ पे रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर और ब्लू कलर के क्या है अलग अलग बटरफ्लाई है। एग्जाम्पल ले रहे हो
है ना। रेड के कितना मान लिए 20, ग्रीन के 20 मान लिए, येलो के 40 मान लिए और इसके भी कितना मान लिए 20। तो टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया, टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया 100। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया 100। रेड कितना है 20, ग्रीन कितना है 20, येलो कितना है 40 और ब्लू कितना है 20। ये बटरफ्लाई है, अलग अलग कलर के हैं। तो रेड कलर का जो बटरफ्लाई है वो रेड क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड कलर जीन। उसमें जो जीन है उससे जो प्रोटीन बनता है वो रेड कलर देता है। तो रेड कलर जीन का फ्रीक्वेंसी पूरे 100 में कितना होगा, जीन फ्रीक्वेंसी अगर मैं देखूं तो जीन फ्रीक्वेंसी कितना है पूरे 100 में 20, मतलब इसको आप लिख सकते हो 0.2 और इसका ग्रीन का 20 है ना। इसका कितना है, इसको लिखो 0.2, ये 0.4 और ये 0.2। ये जीन का फ्रीक्वेंसी है। अभी मान लो क्या हुआ, ये यहाँ से कुछ तितलियां उड़ के एक नए जियोग्राफिकल एरिया में, ये जियोग्राफिकल एरिया दूसरा जियोग्राफिकल एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया बी। सपोज आप दंतेवाड़ा से, यहाँ पे दंतेवाड़ा में रेड ग्रीन येलो ब्लू कलर की अलग अलग तितलियां थी। यहाँ से उड़ के कुछ लोग कहाँ चले गए, नई जगह चले गए। मान लो कि बचेली के कोई जंगल में पहुंच गए और वहां जाके, वहां पे पहले कोई तितलियां नहीं थी। यहाँ पे जो यहाँ से कुछ लोग उड़ के निकले और यहाँ पे मान लो कि ग्रीन कलर के 10 पहुंच गए, है ना, और येलो कलर के कितने पहुंच गए, 5 पहुंच गए और ब्लू कलर के भी कितने पहुंच गए, 4 पहुंच गए। मान लो इतने लोग पहुंच गए यहाँ पे, सही है। अब धीरे धीरे इस एरिया में ये आए हैं तो यहाँ पे खाना पीना खाएंगे, रहेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे और धीरे धीरे कुछ समय बाद क्या देखोगे आप, जियोग्राफिकल एरिया इसमें कुछ समय बाद आप क्या देखें कि यहाँ पे ग्रीन कलर वाले का नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। येलो कलर वाले का नंबर कितना हो गया, 2 हो गया और ब्लू कलर वाले का नंबर मान लो कितना हो गया, 20 हो गया, सही है। अब देखो क्या हुआ, वहां से ग्रीन वाले 10 यहाँ पे आया, येलो 5 आया, ब्लू 4 आया। अब ये आपस में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। इस एरिया में नया एरिया है, यहाँ पहले कोई तितलियां नहीं थी, बटरफ्लाई नहीं थी, ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं थे। अब ये यहाँ पे इस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, इस इन्वायरमेंट में अडैप्टेशन करेंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे। रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या हुआ कि ग्रीन वाले का नंबर कम हो गया, येलो वाले का नंबर कम हो गया, लेकिन ब्लू वाला पॉपुलेशन का नंबर जो 40 थे वो बढ़ के कितना हो गया, 20 हो गया। और धीरे धीरे ये आपस में रिप्रोडक्शन करते करते कुछ कई सालों बाद आप देखोगे, आफ्टर मेनी इयर्स इस एरिया में ब्लू कलर का, है ना, एक नया स्पीसीज बन जाएगा, न्यू पॉपुलेशन, है ना, न्यू पॉपुलेशन। क्लियर है बात। अब इसको ध्यान से समझना, फाउंडर इफेक्ट मतलब क्या बोले अपन, फाउंडर ये क्या बोल रहे हैं, देखो इस एरिया में जियोग्राफिकल एरिया भी, जैसे बचेली का जंगल हम बोले, क्या यहाँ पहले तितलियां थी, नहीं थी। कहाँ से उड़ के आई थी, यहाँ से उड़ के आई थी। क्या ये जो ग्रीन 10, येलो 5, ब्लू 4 ये थे, और जब धीरे धीरे इन्होंने रिप्रोडक्शन किया तो ब्लू वाले का नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, और इनका नंबर क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे अब ये आपस में मिक्सिंग होते होते एक नया स्पीसीज धीरे से बन गया ब्लू कलर का, है ना, एक नया स्पीसीज बन गया। तो ये जो नया स्पीसीज बना है ये किसके कारण बना है, ये इसके कारण बना है। ये जो आए थे शुरू में कहाँ से आए थे, यहाँ से आए थे, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फाउंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाउंडर ऑफ द न्यू पॉपुलेशन। ये नया पॉपुलेशन है इस एरिया में जो बना है, इसके फाउंडर कौन थे, इसके जनक कौन थे बोलने से, जो उड़ के पहली बार आए थे इस एरिया में, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो ये 10 है, ये 5 है, ये 4 है ना। तो अगर 10, 5, 4 मतलब टोटल कितना हो गया, 19। अब इसमें से धीरे धीरे ब्लू का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। पहले ब्लू वाले जीन का फ्रीक्वेंसी मान लो 4 ही था, तो पहले जीन का फ्रीक्वेंसी ब्लू वाले 19 में 4 ही थे बस, तो 19 में 4 फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत कम। अब देखो 20, 2, 22, 2, 24, 24 में से 20 तो यही है, तो फ्रीक्वेंसी ब्लू कलर के जीन का क्या हो गया, बढ़ गया। आप क्या देख रहे हो कि फाउंडर इफेक्ट होने से जीन का फ्रीक्वेंसी बदल रहा है। आप क्या देख रहे हो कि फाउंडर इफेक्ट होने से जीन का फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको समझाना था, आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। इसके अलावा एक और है बॉटलनेक इफेक्ट, उसको भी देखते हैं।
कि एक स्मॉल पॉपुलेशन है। पहली बात तो हम बोले थे कि ये दोनों किसका वैरायटी है बेटा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जेनेटिक ड्रिफ्ट में हम कंडीशन दिए थे कि टू ऑपरेट से स्मॉल पॉपुलेशन, आपको सैटरडे क्वेश्चन मिलेगा इसमें, है ना। तो ये स्मॉल पॉपुलेशन में ऑपरेट करता है, स्मॉल पॉपुलेशन है। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, वही चीज समझो कि मान लो कि ग्रीन, रेड, येलो, ये 3 कलर के, है ना, बटरफ्लाई एग्जांपल के लिए ये 3 कलर के बटरफ्लाई एक छोटे से पॉपुलेशन, स्पेसिफिक पॉपुलेशन है जो किसी एरिया में मिलता था, ठीक है। अब अचानक से क्या हुआ, सुनामी आया या फिर कुछ ऐसा अर्थक्वेक आया कि क्या हुआ, जहाँ पे भी इस झाड़ में ये बैठे हुए थे सब एक साथ मीटिंग कर रहे थे आपस में कि किधर उड़ेंगे किधर जाएंगे, और अचानक से कुछ सुनामी आ गया, या फिर मान लो कि नीचे जमीन में बैठे हो तो हाथी आके पैर रख दिया, कई सारे तितलियां क्या हो गई, अचानक सडन नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, अर्थ के वो सुनामी, ऐसी चीजों के कारण क्या हो गया, सडनली बहुत सारे तितलियां, रेड, येलो, ग्रीन, इसमें कई वैरायटी था, ब्लू, इसमें से कई तो क्या हो गए, मर गए, है ना। रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लू, इसमें से क्या हो गए, बहुत सारे अचानक से क्या हो गया, ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, है ना, सुनामी एक्सेट्रा, क्या हो गया, मेनी स्पीसीज डाई, क्या हो गया बेटा, डाई हो गए, मर गए। अब जो बच जाता है, जो क्या हो जाता है, बच जाता है, सम ऑफ देम सर्वाइव, है ना, उसमें से सम ऑफ देम सर्वाइव, सम ऑफ देम क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, बच जाते हैं, और वही आगे जाके क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करके एक नया पॉपुलेशन बनाते हैं। इसी को हम बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट। सम ऑफ द सर्वाइवर रिप्रोड्यूस अगेन, ये क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे अगेन एंड रीस्टोर द पॉपुलेशन, रीस्टोर द पॉपुलेशन, ठीक है। फिर समझा रहा हूं, ध्यान से समझना इसको। बॉटल नेक इफेक्ट, आप समझो कि एक बॉटल है ना, एक क्या है, एक बॉटल है, जैसे ये बॉटल है, इसके अंदर क्या है, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, अलग अलग कई प्रकार की तितलियां हैं। अब एक नेचुरल कैलेमिटीज आया जिसमें क्या हो गया, बहुत जितने भी बहुत सारे थे इसमें, रेड, ग्रीन, ब्लू, कई सारे लोग क्या हो गए, उसमें डूब के मर गए, या फिर अर्थक्वेक में ज्वालामुखी में जल के फट के मर गए। कुछ क्या हो गया गलती से, मान लो कि आपके पास रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू वाले थे, तो ग्रीन और रेड वाले के कुछ स्पीसीज क्या हो गए, बच गए, और बाकी लगभग येलो, ब्लू और बहुत सारे रेड, ग्रीन भी मर गए, लेकिन थोड़े से रेड और थोड़े से ग्रीन वाले क्या हो गए, बच गए, ठीक है। अब बच गए तो ये बचे हुए लोग क्या करेंगे, ये बचे हुए लोग क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे अगेन, और क्या करेंगे, एक पॉपुलेशन को वापस रीस्टोर करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे। तो इस बार क्या होगा, इस बार रेड और ग्रीन पॉपुलेशन की संख्या बढ़ जाएगी, है कि नहीं। बचा कौन था, रेड और ग्रीन बचे थे, येलो और ब्लू तो मर गए बेचारे, पूरे मर गए, तो बचा यही दोनों रिप्रोडक्शन करेंगे आपस में, तो जो नया स्पीसीज बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, रेड और ग्रीन बनेंगे, सही बात है। तो अगर मैं पहले इस पॉपुलेशन का फ्रीक्वेंसी देखूं, मान लो कि ये 0.2 था, ये 0.2 था, ये 0.4 था, और ये 0.2 था, ये पहले फ्रीक्वेंसी था, पहले बिना नेचुरल कैलेमिटीज के, कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तब 0.2 इस जीन का फ्रीक्वेंसी था, रेड वाले का 0.2, येलो वाला 0.4, मतलब येलो वाले सबसे ज्यादा थे, और ब्लू वाला 0.2, लेकिन कुछ अर्थक्वेक, सुनामी कुछ आने के कारण येलो वाले पूरे निपट गए, ब्लू वाले भी निपट गए, ये दोनों बचे, और ये दोनों आपस में रिप्रोडक्शन करके जो नया पॉपुलेशन रीस्टोर किए, नया पॉपुलेशन, यहाँ पे कौन आ गया, रेड और ग्रीन आ गया, और यहाँ पे इस बार रेड वाले का 0.6 हो गया, और ये वाला क्या हो गया, 0.4 हो गया। तो आप क्या देखें कि पहले 0.2 और 0.2 था, और अभी बदल के 0.6 और 0.4 हो गया। इसका मतलब बॉटलनेक इफेक्ट होने से, जेनेटिक ड्रिफ्ट होने से जीन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, बदल जाता है ना। पहले इतना था, बदल के ये हो गए, ठीक है, क्लियर है। आई वीडियो आपको समझ में आएगा। बॉटलनेक समझाने के लिए बोलते हैं, नाम रखा हुआ है कि मान लो कि आप ढक्कन, आप उससे पहले कि मतलब कि बोतल के अंदर हवा नहीं है, उससे पहले कि आप ढक्कन खोलते, कई लोग मर गए,
है ना, कई लोग क्या हो गए, मर गए। और ढक्कन जैसे ही खुला उसमें 2-3 तो बचे थे, वो बेचारे उड़े निकले। अब वही लोग मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी लोग तो क्या हो गए, मर गए। तो बोटल नेक गले में आके जो फंसे थे बच गए, वही बचे, बाकी सब क्या हो गए, मर गए, है ना। तो उसको बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमको समझना है ना। ठीक है, आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर एक हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, चलो इसको आप 2 मिनट देखो, फिर हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल देख रहे हैं। ठीक है, हार्डी वेनबर्ग, है ना, दो साइंटिस्ट थे बेटा, हार्डी वेनबर्ग। इन्होंने क्या किया, एक इक्विलिब्रियम कंसेप्ट दिया, प्रिंसिपल दिया। इसका मतलब इन्होंने दिया बेटा जेनेटिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जेनेटिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट बताया। इनका कहना ये है ना, जेनेटिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, इसका कहना है इन ए पॉपुलेशन जीन फ्रीक्वेंसी, जीन या फिर आप इसको अलील्स बोल लो, जीन और अलील्स का फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, रिमेन्स कांस्टेंट इफ रिमेन्स कांस्टेंट। और उसके लिए कंडीशन क्या कह दिया है, कंडीशन ये दिया है कि पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए, देखो क्या बोल रहे हैं हार्डी वेनबर्ग, ये बोल रहे हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे बैलेंस, है ना। तो इक्विलिब्रियम में जीन और एलील का फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। कब नहीं बदलेगा, कंडीशन दे रहे हो, ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि नहीं बदलेगा कभी, कब नहीं बदलेगा उसके लिए कंडीशन। पहला कंडीशन ये है कि पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि रैंडम मैटिंग हो रहा हो,
है ना, रैंडम मेटिंग हो रहा हो, सेलेक्टिव मेटिंग ना कर रहे हो कि ये आपस में हम दोनों ही मेटिंग करेंगे, एक चक्कर चल रहा है पूरा, है ना, सेलेक्टिव मेटिंग नहीं होना चाहिए, रैंडम मेटिंग, कोई किसी के साथ भी है रैंडम मेटिंग हो रहा हो, लार्ज पॉपुलेशन हो, और इवोल्यूशनरी फोर्सेस इवोल्यूशन कराने वाले जितने भी फोर्स हैं, इवोल्यूशन जिससे होता है, जैसे कि वेरिएशन, इवोल्यूशन किससे होता है, वेरिएशन किससे आता है, आपको डार्विन क्या बताए थे, डार्विन न्यू डार्विनिज्म पढ़े थे तब, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, फाउंडर इफेक्ट, बॉटलनेक इफेक्ट, जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन, ये सभी चीजों से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, वेरिएशन आता है, मतलब जीन फ्रीक्वेंसी होता है, चेंज होता है ना, तो वो सब इवोल्यूशनरी फोर्सेस शुड बी absent, क्या होना चाहिए, absent होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, absent रहना चाहिए। इस कंडीशन में अलील और जीन फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। शनिवार को 3 से 5 क्वेश्चन यहां से मिलेगा आपको, ठीक है। इन ए पॉपुलेशन जीन और अलील फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा कब, अगर पॉपुलेशन बड़ा है, लार्ज पॉपुलेशन है, रैंडम मैटिंग हो रहा हो, सेलेक्टिव मैटिंग नहीं हो रहा हो, और तीसरा इवोल्यूशनरी फोर्सेस शुड बी एब्सेंट। इवोल्यूशनरी फोर्सेस क्या क्या होंगे भैया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये एक फोर्स है, दूसरा आप पढ़े थे म्यूटेशन, नहीं होना चाहिए, तीसरा जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन, हाँ नहीं होना चाहिए, जीन फ्लो जीन माइग्रेशन हो रहा है मतलब दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो, जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा क्या बताए थे आपको, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बॉटलनेक इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इतना चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आप इसको देखो, जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन मतलब क्या है ना, आप इसको सिंपल से समझो। मान लो कि ये एक जगह है, मान लेते हैं इसको क्या है, ये पासूल है, ठीक है, हमारे हिसाब से आप जानते हो पासूल क्या है ना, और ये यहाँ पे क्या है, गीदम है, ठीक है, ये गीदम का जंगल है, और ये क्या है, बारसूर का जंगल है। बारसूर के जंगल में यहाँ पे एक ब्राउन कलर का भालू मिलता है, ब्राउन कलर का भालू मिलता है ना, भालू बोलने से बियर, है ना, और यहाँ पे एक को क्या मिलता है, ब्लैक कलर का मिलता है। दो टाइप का पॉपुलेशन है, ब्राउन और ब्लैक, ठीक है। और ब्राउन और ब्लैक लगभग माने तो ब्लैक कलर का जो बियर है, भालू है, वो उसका नंबर ज्यादा है, तो इसका जीन फ्रीक्वेंसी मान लो कितना है, 0.8 है, और ब्राउन वाले का कितना है, 0.2 है। तो मैं अगर बारसूर के पॉपुलेशन के बियर का पॉपुलेशन का बात करूं तो यहाँ पे जीन फ्रीक्वेंसी 0.8 है ब्लैक वाले का, और 0.2 है ब्राउन वाले का, ऐसा बोलेंगे, क्योंकि ब्राउन वाले का मतलब अगर 100 अगर टोटल है, 100 में से 80 कौन है, ब्लैक है, और 20 वाले कौन है, ब्राउन है, ठीक है। और यहाँ गीदम में माने तो यहाँ पे 100 के 100 कौन से वाले हैं भैया, ब्लैक वाले हैं। तो ब्लैक वाले का पॉपुलेशन का जीन का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1, सही बात है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 हो सकता है, आपको अभी बताएंगे यहाँ पे, है ना। तो ये ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक और ब्राउन दोनों थे, तो गीदम में सिर्फ ब्लैक वाले थे। अब मान लो जीन फ्लो समझा रहा हूँ आपको, है ना, मान लो यहाँ से ब्राउन वाला कल दिन मर्जी किया, धीरे धीरे घूमते कहाँ आ गया, गीदम आ गया। अब गीदम में एक नहीं, दो ब्राउन वाले आ गए, दो ब्राउन वाले आपस में अब क्या करने लगे, रिप्रोडक्शन करने लगे, और ब्राउन वाले का नंबर यहाँ पे बढ़ने लगा। तो 100 में से मान लो कि 90 ब्लैक हो गए और 10 तो क्या हो गए, ब्राउन वाले हो गए। तो जीन फ्रीक्वेंसी बदल के 0.9 हो जाएगा और इनका 0.1 हो जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ। अगर ऑर्गेनिज्म ब्राउन वाला एक विशिष्ट ऑर्गेनिज्म है जिसमें ब्राउन कलर करने वाला जीन है, वो जीन यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे सिर्फ ब्लैक वाले थे। अगर ऑर्गेनिज्म माइग्रेट करता है तो उसके साथ साथ उसका ब्राउन वाला जीन भी माइग्रेट कर रहा है। उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, जीन माइग्रेशन बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन
माइग्रेशन बोलते हैं। और अगर ये जीन माइग्रेशन लगातार हो रहा हो, कंटिन्यू बार बार ज्यादा मात्रा में हो रहा हो, तो उसी को जीन फ्लो बोल देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? जीन फ्लो बोल देते हैं। तो आपको ये दोनों बात भी समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। म्यूटेशन तो हम पढ़े ही हैं, है ना, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस कैसे होता है, कैसे हम सब पढ़े, रिकॉम्बिनेशन मतलब वो क्रॉसिंग ओवर, ये सब पढ़े थे। तो ये सब जितने भी हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट, फाउंडर इफेक्ट, बॉटलनेक इफेक्ट, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होते हैं तो पॉपुलेशन में जीन का और एलील का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। ऐसा किसका कहना है? ऐसा कहना है हार्डी वेनबर्ग का। क्लियर है? और इसके यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी इनको एक इक्वेशन दे दी है, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम बोल रहे हैं हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन, है ना। हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन में बता रहे हैं हम कि P प्लस Q इज इक्वल टू 1। P प्लस Q इज इक्वल टू 1। अब P क्या है? P डोमिनेंट एलील का फ्रीक्वेंसी है। अगर आप जेनेटिक्स मेरे से पढ़े हो तो आपको याद होगा, जैसे कैपिटल T स्मॉल t, है ना। टॉल जो अपना प्लांट का हाइट का कैरेक्टर था, उसके लिए दो एलील थे, एक कैपिटल T था, एक स्मॉल t था। स्मॉल t से डॉल आते थे, कैपिटल T से क्या आता है? डॉल आता था। एक डोमिनेंट एलील था, एक रिसेसिव एलील था। तो मैक्सिमम एलील दो टाइप का हो सकता है, आपको पता है ये बात, ठीक है। तो टोटल एलील किसी भी जीन का दो एलील P प्लस Q इज इक्वल टू मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1, है ना। तो यहाँ पे P क्या है आपको याद रखना है? P इज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील का क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो Q क्या है? Q इज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील। Q इज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील, है ना। इसका मतलब समझो सीधे सा, कैपिटल T स्मॉल t, आपको टॉल वाला याद है, टॉल एंडोर्फ वाला, है ना, कैपिटल T स्मॉल t। अगर मैं पूरे प्लांट के P प्लांट में जाके कैपिटल T और स्मॉल t का नंबर को मैं अगर जोड़ूं, तो कैपिटल T प्लस स्मॉल t मिला के मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। मैक्सिमम कितना होगा? 1। और ये हमेशा 1 रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर ये सब चीजें ना हो रही हों और पॉपुलेशन बड़ा हो और रैंडम वेटिंग हो रहा हो, तो ये हमेशा क्या होगा? 1 रहेगा, ठीक है। अगर ये सब होता है तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, एलील का फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा, है ना। अगर पॉपुलेशन स्मॉल है, आप देखिए स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा था, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा था, आपको समझाया था मैं अभी, है ना। रैंडम मैटिंग में सेलेक्टिव मैटिंग हो रहा है, तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। इवोल्यूशनरी फोर्सेस, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, जीन फ्लो, इसमें से कुछ भी हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और इक्वेशन आप याद रखोगे हार्डी वेनबर्ग में, एक और याद रखोगे आप, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। P स्क्वायर क्या है? P स्क्वायर होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, है ना। P मतलब क्या बोले थे अपन? इट इज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट। P किसके लिए? डोमिनेंट। Q किसके लिए? रेसेसिव के लिए। P स्क्वायर मतलब स्क्वायर बोलने से डिप्लॉयड हो गया, मतलब किसी इंडिविजुअल में, क्या अगर दोनों कैपिटल T है, वो इससे पता चलेगा P स्क्वायर से। होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, है ना। Q स्क्वायर क्या है? होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल, ठीक है। और 2PQ क्या है भैया? ये आपके पास है, ये है हेट्रोजाइगस। ये क्या है? हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पॉपुलेशन। क्लियर है बात? इसको आपको मैं एक क्वेश्चन करके समझाता हूं, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन बना रहे हैं हम, हमको क्वेश्चन ये दिया है, ध्यान से देखना कि क्वेश्चन ये दिया है कि इन ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का साइज दिया हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ साइज 1000, है ना।
एक पॉपुलेशन में कितने लोग हैं टोटल, 1000 लोग हैं मान लो। उसमें आपको बोला कि कैपिटल ए वाले का जो नंबर है वो है 360। वो कितना है, 1000 में से 360 ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें कैपिटल है, कैपिटल ए मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट दोनों है ना। डोमिनेंट कैपिटल ए क्या है, डोमिनेंट है, स्मॉल ए क्या होगा, रिसेसिव, और दोनों कैपिटल है मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट समयुग्मज है, सही है। और स्मॉल ए का नंबर आपको दिया हुआ है 160 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है। और कैपिटल ए स्मॉल ए का नंबर आपको दिया हुआ है 480 लगभग दिया हुआ है, ठीक है। इसको देख के इसको डाटा दिया, आपको बोला कि इन्हें पॉपुलेशन ऑफ साइज 1000 नंबर का पॉपुलेशन है, उसमें कैपिटल ए वाले 360 है, स्मॉल ए वाले 160 है, कैपिटल ए स्मॉल ए वाले क्या 480 है। आपको पूछ लिया व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए, है ना। पहला बात आपको फ्रीक्वेंसी पूछा है, मतलब ये पूछा है p + q = 1, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखे थे। ये पॉपुलेशन वाला बात है, स्क्वायर मतलब इंडिविजुअल पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी हमेशा p + q 1 से कम होगा, है ना, टोटल मिला के 1 से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे आप देखो आपको क्या करना है, p मतलब इट इज ए डोमिनेंट अलील का फ्रीक्वेंसी। तो डोमिनेंट अलील कौन सा है, कैपिटल ए वाला है। रेसेसिव वाला अलील कौन सा है, रेसेसिव अलील यहाँ पे कौन सा है, रेसेसिव अलील ये वाला है, स्मॉल ए वाला, सही है। तो इनका फ्रीक्वेंसी निकालना है। आपको नंबर ये दिया हुआ है, p² दिया हुआ है, q² दिया हुआ है, उसका नंबर निकालना है कि p और q कितना होगा। तो आपको क्या करना है, p² दिया हुआ है, देखो p² डबल a है ना, मतलब a², और a मतलब डोमिनेंट, p मतलब डोमिनेंट था, तो a² डोमिनेंट कितना दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है। आपको आंख बंद करके आपको सोचना है कि 360 किसका स्क्वायर है ना। 360 मत सोचना, आप पीछे का 0 के बारे में कुछ मत सोचना, सामने का नंबर जो है उसके बारे में सोचना किसका स्क्वायर है। तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है ना, 6 6 जा 36 है ना। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। इसका मतलब कैपिटल ए का अलील का आंसर कितना होना चाहिए, 6 के आसपास होना चाहिए। और आपको मैंने क्या बोला कि अलील का फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा हो नहीं सकता, इसका मतलब 6 हो नहीं सकता। तो आप एक पॉइंट लगा दो, कितना हो गया 0.6, कितना हो गया 0.6। तो कैपिटल ए का जो है फ्रीक्वेंसी वो कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, सही है। अगर आपको स्मॉल ए का पूछ लिया, आपको क्या पूछ लिया, स्मॉल ए का, आपको कुछ नहीं करना है, आप कैपिटल ए निकाल लिए, है ना, कैपिटल ए निकाल लिया मतलब p निकाल लिया, आपको q निकालना है। तो दोनों का जोड़ कितना होता है 1, तो आपके पास ये पता है, आप निकाले अभी कितना 0.6, तो 1 - 0.6 कर दो, q = कितना आ जाएगा 0.4, तो a = कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। और दूसरे तरीके से भी देख लो आप, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 हो नहीं सकता, पॉइंट लगाओगे कितना आ गया 0.4 आ गया। क्लियर है बात, इसको बना के देख लो कैसे। ये कैपिटल है, स्मॉल है, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस के लिए क्या बोले थे बेटा, 2pq बोले थे। इसको बना के अगर देखो आप तो 2 × p, p कितना निकाले अपन 0.6, p मतलब डोमिनेंट वाला 0.6, और q कितना निकाले 0.4 निकाले, है ना, रिसेसिव वाला 0.4। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 6 × 24 दूनी 48, कितना आ गया 0.48 आ जाएगा, 0.48 आ गया, 0.48। टोटल पॉपुलेशन कितना था 1000 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आपको आंसर आ जाएगा 480, है ना, आंसर कितना आ जाएगा 480। वही चीजें घुमा के वही दिया हुआ है, किधर से भी पूछ सकता है। कुल मिला के बात है, आपको ये दे दिया, ये पूछ लिया, ये दे दिया, ये पूछ लिया, आपको होता है कि सिर्फ इतना ही दे और ए पूछ ले, या फिर इतना ही दे के स्मॉल ए पूछ ले, इतना दे के अगर स्मॉल ए पूछा तो 36 कैपिटल ए निकाल लोगे 0.6, और 1 - 0.6 करोगे कितना आ जाएगा 0.4। टोटल कितना होता है 1, किसी एक का निकल गया 1 से माइनस कर लेना, आंसर आ जाएगा आपके पास, सही। ऐसे करके आपको हार्डी-वेगर प्रिंसिपल का क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करना है, बनाना है, ठीक है। इसमें एक टॉपिक बच गया हमारे पास, इवोल्यूशन ऑफ मैन, उसको हम क्या करेंगे कल
देख के फिर एक नया चैप्टर कल ही स्टार्ट कर लेंगे। तो आपको सैटरडे में, आज का ट्यूसडे, सैटरडे को टेस्ट में भी इवोल्यूशन चैप्टर ही आएगा, पूरा अच्छे से रिवाइज करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपके पास सोर्स है उसको बनाओ अच्छे से। कहीं डाउट है मेरे को क्लास में पूछ लेना कभी भी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, लेट्स मीट टुमारो, विल सी ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है, थैंक यू।